प्रेरणा विमर्श एक वार्षिक आयोजन है जिसमें पिछले साल का जो थीम था वो विरासत था और इस बार का थीम भारत उदय रखा गया है। कार्यक्रम का स्वरूप अध्यक्षीय उद्बोधन और मुख्य वक्ता के उद्बोधन के बाद जिज्ञासा निवारण का रहेगा और हम सब हॉल में मौजूद अपने अपने जिज्ञासाओं का निवारण अध्यक्ष और मुख्य वक्ता से कर सकेंगे, जिसमें आपके सहयोग की उम्मीद है। सबसे पहले मैं आज मंच पे मौजूद हमारे जो दो अतिथि हैं उनका परिचय करवाता हूं। अशोक श्रीवास्तव जी, वैसे आप सब जानते हैं उन्हें। आगे बढ़ते हुए आज के मुख्य वक्ता श्री विष्णु त्रिपाठी जी बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। वर्तमान में विष्णु सर दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक के पद पे कार्यरत हैं। साथ ही मंच पे आसीन डॉक्टर अनिल त्यागी जी सह प्रांत प्रचार प्रमुख का दायित्व है और हम सबों को इनका सानिध्य प्राप्त होता रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि देखिए वक्त कितना बदल गया। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। 6 दिसंबर 1992 और उसी संदर्भ में चुनौतियाँ आज की जो हैं। जब ये हुआ था 6 दिसंबर 1992, उस वक्त जैसे मैंने बताया सुभाष जी और मैं वहीं पर रिपोर्टिंग कर रहे थे अयोध्या में। और उस वक्त जितने पत्रकार वहाँ थे उनका पहला रिएक्शन ये था कि देश तो अब बट गया, अब बचेगा नहीं हिंदुस्तान को बंटवारे से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे याद है कि जब ये ढांचा गिरा उसके बाद शायद सुभाष जी और मैं तो अंदर से बहुत प्रसन्न थे ही, लेकिन हम बहुत लोग अपनी प्रसन्नता वैसे तो नहीं जता सकते थे। लेकिन मुझे एक पत्रकार सिर्फ वहाँ मिला था और वो पत्रकार जो है उस समय एक बड़ा पत्रकार था, मैं अभी नाम बताऊंगा उनका। जब वो मुझे वहाँ मिले, जब शाम को सब कुछ हो गया था, तो उन्होंने मुझे देखा और गले मिल गए। बड़े ज़ोर की मुझे उन्होंने गले मिला और कहा कि अरे अशोक जी, आज तो मज़ा आ गया अशोक भाई, आज तो बहुत मज़ा, हृदय की गहराइयों से मज़ा आ गया। पता चला उन कैमरा वो जो पत्रकार थे उनकी कैमरा टीम जो थी उस पर उनका कैमरा टूट गया था और उनकी कैमरा टीम के साथ मारपीट भी हुई थी। लेकिन वो बड़े प्रसन्न थे। उनका नाम मनोज रघुवंशी था। उस समय टेलीविज़न के बड़े पत्रकार थे। मनोज रघुवंशी के अलावा मुझे वहाँ कोई पत्रकार नहीं मिला जो उनके सबके चेहरे ऐसे बुझे हुए थे। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे अब तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होके रहेगा। ये 1992 की बात है। आज हम लोग किस दौर में खड़े हैं? आज हम उस दौर में खड़े हैं जब काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री जब लोकार्पण करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं, तो आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसको सेलिब्रेट करता हुआ दिखता है। पत्रकारों का एक बड़ा हिस्सा उसको सेलिब्रेट करता दिखता है। ये 1992 से लेकर अब तक का फ़र्क है जो बेसिकली हम कह सकते हैं मोटे तौर पर। और आज सोशल मीडिया भी है। बहुत से पत्रकार जिन्होंने अपने टेलीविज़न चैनल पर, या बहुत से पत्रकार जिन्होंने अपनी पत्रकारिता की अपनी जो है परिधि को ध्यान में रखकर वहाँ पर खुशी नहीं जताई होगी, ऐसे बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर काशी विश्वनाथ धाम का उसका जो पुनरुद्धार हुआ, उसका जो नवीकरण हुआ, उसको जिस तरह से दिव्य नव्य भव्य रूप दिया गया, बहुत से लोगों ने खुलकर अपने दिल की बात कही। ये तो परिवर्तन हिंदुस्तान में पिछले कुछ दशकों में आया है, बड़ा खुलकर आया है। आज बहुत सारे लोग खुलकर अपनी बात कहने लगे हैं। आज बहुत सारे लोग वो महसूस करने लगे हैं कि हिंदुस्तान की हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, हमारा जो सनातन हमारी परंपराएं हैं, उनके साथ अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन चुनौतियां उस वक्त जो थी, आज भी वो चुनौतियां, मैं कहता हूं आज भी वो चुनौतियां हैं और बहुत हद तक मुझे वो चुनौतियां बढ़ती हुई भी दिखती हैं। मैं 1992 के संदर्भ में ही उसका जिक्र करता हूं। 1992 में, क्योंकि मैं उस वक्त मंच पर था, सुभाष जी जैसे मैंने बताया हमारे ब्यूरो चीफ थे, तो सुभाष जी का आदेश था कि मैं मंच पे रहूं, क्योंकि मेरे पास कैमरा भी था। रामकथा कुंज पे जो मंच बना हुआ था, मेरे पास कैमरा था। तो सुभाष जी ने कहा यहाँ से फोटोग्राफ अच्छी आएगी। और सुभाष जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ सामने, आप यहाँ पे मंच पर रहना। तो मैं मंच पर था, वहाँ से मैं फोटोग्राफ वगैरह खींच रहा था। और मैंने उस वक्त जो देखा था, क्योंकि सब कुछ सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने घट रही थी, जब उस बाबरी ढांचे के ऊपर जब कार सेवक
जब ऊपर चढ़े और उसको जो उन्होंने वहाँ पर प्रहार करना शुरू किया, मैंने आडवाणी जी को एक बार भी वहाँ पे ये नारा लगाते नहीं देखा कि एक धक्का और दो। आडवाणी जी को मैंने देखा, आडवाणी जी उस समय थोड़ा चिंतित थे, परेशान थे, और वो माइक पर सबसे पहले आडवाणी जी ने माइक लिया और माइक लेकर उन्होंने कहा, कार सेवक को कहा कि मैं आपको आपके राम की सौगंध देता हूँ, आप मंच से नीचे उतर आइए, आप ढांचे से नीचे उतर आइए और ऐसा कोई काम मत कीजिए। उसके बाद जब आडवाणी जी की बात जब नहीं सुनी गई, क्योंकि इतना बड़ी भीड़ थी, लोग तय करके बैठे थे, तो आडवाणी जी रामकथा कुंज के नीचे जो मंच जो बना था रामकथा कुंज, वो उसके नीचे जो कक्ष था, वहाँ आडवाणी जी परेशान होकर चले गए। उसके बाद मंच पर अशोक सिंघल जी थे, साध्वी ऋतंबरा, आचार्य धर्मेंद्र देव जी थे, इन लोगों ने तब मंच, और जो है उमा भारती जी थी, इन लोगों ने तब माइक संभाला, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टैंडर्ड नाम का अखबार था, उस बिजनेस स्टैंडर्ड ने अगले दिन ये खबर लगाई कि आडवाणी जी मंच से नारे लगा रहे थे कि इस बाबरी मस्जिद को एक धक्का और दो। आडवाणी जी ये नारा लगा रहे थे, बिजनेस स्टैंडर्ड की उस वक्त खबर थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी, जैसे मैंने बताया मनोज रघुवंशी और कुछ हद तक शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शिवाजी जी को भी कुछ थोड़ी बहुत जो है उनके साथ कुछ कार से उन्होंने धक्का मुक्की करी थी। उसके बाद जो है एक और खबर आई थी, वो खबर ये आई थी कि एक वॉइस ऑफ जर्मनी का एक पत्रकार था, वॉइस ऑफ जर्मनी का जो पत्रकार था उसके बारे में खबर आई कि भारतीय अखबारों ने, खासकर अंग्रेजी अखबारों ने खबर लगाई थी कि उस वॉइस ऑफ जर्मनी के जो पत्रकार थे उनको, उनके साथ कार सेवकों ने मारपीट की है, और कार सेवकों ने उनका बटुआ जो है उनकी जेब से निकाल लिया। कार सेवकों ने बटुआ निकाल लिया, क्योंकि कार सेवक बेसिकली लुम्पिन एलिमेंट थे। इस तरह की खबर जो है चली। अब इन दोनों खबरें, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर और जो वॉइस ऑफ जर्मनी की जो पत्रकार थे इनकी खबर, इसकी सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि जब बहुत सारे कई पत्रकारों से, और मैं भी जब मुझे पता चला, जब मैं मंच पर था और जब मैंने देखा कि अब मंच पे कुछ नहीं रहा, मेरे पास कैमरा था और मैंने देखा कि वहाँ पर सब लोग जो हैं बिल्कुल कार सेवक चढ़े हुए, तो मैं भी मंच से उतरकर मैं बिल्कुल बाबरी ढांचे के बिल्कुल सामने पहुँच गया था। मैंने सोचा यहाँ से फ़ोटोग्राफ खींचता हूँ। मैंने एक दो फोटोग्राफ खींची वहाँ से, लेकिन इतने में एक कार सेवक ने मेरा कंधा पकड़ा और बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ। उन्होंने बोला सारे पत्रकार यहाँ थे, सबकी पिटाई हुई है, तुम्हारी भी पिटाई होगी, यहाँ से निकल जाओ। तो मैंने तुरंत समझ गया, क्योंकि वहाँ मुझे कोई पत्रकार दिख भी नहीं रहा था। मैंने अपना जो पत्रकार का जो बिल्ला लगा था निकाल के जेब में डाला, और मैं फिर कैमरा बैग में रखा, और उसके बाद जाकर मैं कुछ कार सेवकों के साथ बैठ गया, और मैं उनके साथ, जैसे मैं भी कार सेवकों को, ऐसे उस घड़ी का मैंने आनंद लिया। बाद में मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह खींची, जब मुझे कार सेवक जब मिक्सअप हो गए उनके साथ होकर के। लेकिन ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये घटना की सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी, दरअसल उससे पहले हम जानते हैं कि जब कोठारी बंधुओं को जब मारा गया था, उस वक्त जो है जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसी चाक चौबंद हम व्यवस्था करेंगे। और उस वक्त जो है कोठारी बंधु और बाकी कई लोग जो थे वो चढ़े और वहाँ पर भगवा उन्होंने लहरा दिया था। उस वक्त के बारे में, क्योंकि उस वक्त तो मैं वहाँ पर गया नहीं था, उस वक्त की जो कार सेवा की थी, लेकिन तब ये पता चला था कि उस वक्त जिन लोगों ने, जो लोग उस वक्त कार सेवा के दौरान जिनकी तस्वीरें आ गई थी, जो लोग ढांचे पर चढ़ गए थे, जिन्होंने वहाँ पर भगवा लहरा दिया था, बाद में पुलिस ने उनको ढूंढ के तलाश के पुलिस ने उनको गोली मारी थी। तो ये तय हुआ था कि जब 6 दिसंबर की जब प्रकरण हुआ, तो ये तय हुआ था कि जब ये सब कुछ हो तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे ना आए, ये कैमरे में ना आए, किसी को उसके कारण जो है परेशानी ना हो। तो ये तय हुआ था, और इसके कारण जो कैमरे थे, जो उनको पत्रकार थे, उनको वहाँ से हटाया जा रहा था, भगाया गया। और उसी में वॉइस ऑफ जर्मनी के जो पत्रकार थे उनके साथ भी हुआ, और जो है जो मैंने कहा कि मनोज रघुवंशी की टीम के साथ भी यही हुआ था। हालांकि बाद में वो लोग किसी दूसरी जगह पे, वहाँ पर उन्होंने एक धर्मशाला के अंदर से कुछ वीडियो वगैरह निकाली। लेकिन इन दोनों खबरों की सच्चाई क्या थी? पहली खबर ये थी कि वॉइस ऑफ जर्मनी का जो पत्रकार था उसके साथ जो है, विदेशी था, जर्मनी का ही था वो, उसके साथ हाथापाई हुई थी और उसको हटाया गया था वहाँ से। उसको चोट लगी, और जब उसको चोट लगी तो कार सेवक उसको खुद ही उठा करके उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया था। कार सेवकों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था इलाज करने के लिए। और जब कार सेवक उसको इलाज के लिए ले जा रहे थे तो उसी दौरान उसका बटुआ, जो पर्स था, वो उसकी जेब से निकल गया था। लेकिन उस पत्रकार ने बताया
कि मेरा पर्स जो है वो गिर गया था, मुझे बाद में किसी कार सेवक ने मेरा पर्स ला के दिया, भाई साहब आपका पर्स गिर गया था। लेकिन मीडिया ने क्या खबर छापी कि कार सेवकों ने उसका बटुआ चुरा लिया था, पर्स चुरा लिया था। खबर ही असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो घायल था, कार सेवकों ने खुद उसको इलाज के लिए भेजा और उसके बाद में उसका पर्स भी। और दूसरी जो खबर थी जो बिजनेस स्टैंडर्ड में थी, मुझे आज भी याद है, रुचिरा गुप्ता करके उनकी पत्रकार थी जिसने ये खबर छापी थी। रुचिरा गुप्ता ने बाकायदा जब कमीशन बना इसकी जांच के लिए, तो उस कमीशन में जाके भी उसने जाके यही बोला कि आडवाणी जी मंच से नारा लगा रहे थे और बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर थी। और आडवाणी जी को एक लंबे समय तक लेब्रान कमीशन जो बना था उसमें इसकी पेशी के लिए जाना पड़ा और लंबे समय तक ये सब कुछ चलता रहा। धन्यवाद अशोक सर आपके इस पाथे के लिए। कार्यक्रम नकारात्मक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती रहती है, लेकिन स्वयंसेवक पत्रकार होने के नाते हमारी चुनौतियाँ थोड़ी, हमारी जिम्मेदारियाँ थोड़ी अलग हैं। आज नकारात्मक नैरेटिव तैयार करने वाले जो पत्रकार हैं उनकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। ये अशोक सर के उद्बोधन से हम सबको ये तो पता चला ही, लेकिन हाँ, अब भी हमारी चुनौतियाँ थोड़ी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य वक्ता श्री विष्णु त्रिपाठी सर को आमंत्रित करता हूँ। अभी IIMC का एक वो था, कार्यक्रम था जिसमें जो नवागंतुक, जिन लोगों ने पत्रकारिता की जीवन में प्रवेश करने का संकल्प और सिद्धि के साथ IIMC में प्रवेश लिया, तो उनके लिए क्या प्रबोधन कार्यक्रम है जैसा होता है वो था। तो हमें भी उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा एक अवसर मिला, मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मुंह से सायास भी निकला और कैसे निकला, ऐसा प्रयास निकला या अनायास निकला कि प्रत्येक पत्रकार स्वयंसेवक होता है और उसे स्वयंसेवक होना चाहिए। इसमें लोगों ने मेरी मौज ली कि अब देखो ये तो सब स्वयंसेवक पत्रकारों को, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि प्रत्येक पत्रकार स्वयंसेवक होता है, प्रत्येक पत्रकार स्वयंसेवक होता है। कैसे? क्योंकि अगर वो सच्चा पत्रकार है, अगर वो पवित्र पत्रकार है और अगर अपने वो ध्येय, संकल्प और उसके प्रति अगर वो सन्नद्ध है, प्रतिबद्ध है, तो सच्चा पत्रकार है। और सच्चा पत्रकार वही है जो स्वयं की प्रेरणा से स्व प्रेरित होकर इस व्यवसाय, पेशा, जो भी कह लें आप, उसमें आता है, वही सच्चा पत्रकार होता है। ऐसे भी पत्रकार होते हैं जो असच्चे पत्रकार होते हैं, जैसे कि चूंकि मुझसे टकराते रहते हैं, मैं ऐसी जगह पर हूँ तो टकराते रहते हैं, तो वो जब बहुत समय तक सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे और सारे अटेम्प्ट लेते रहे, इंटरव्यू तक आए, असफल हो गए, तो चलो अब पत्रकारिता की जाए, तो मैं उनको सच्चा पत्रकार नहीं मानता हूँ, क्षमा करिएगा। बहुत समय तक, लंबे समय तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BHU में जो है वो बैंक के, उस समय बैंक का PO वाला बहुत सिस्टम होता था ना, बड़ी अच्छी। जैसे ही बैंक के आप PO बने, लोग घर आपके कुंडली मांगने आने लगे विवाह के लिए। तो वो बैंक का PO, तो कई वर्षों तक उन्होंने बैंक के PO की तैयारी की और जब वो रिटेन में या इंटरव्यू में असफल हो गए तो आओ चलो पत्रकारिता की जाए, तो हम उनको सच्चा पत्रकार नहीं मानते हैं। स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है, तो ये स्वयं सेवक है। तो जो स्वयं प्रेरणा से और स्वयं प्रेरित होकर के और जो उसने इस प्रोफेशन को और इस व्यवसाय को अपनाया है, वही सच्चा पत्रकार है। अब थोड़ी सी, जैसे कुछ लोगों का ये बात हो रही थी कि आप किसी संस्थान में काम करते हैं तो वहाँ पर एक स्वयं सेवक होने के नाते आपको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आप उनसे कैसे आमने सामने होते हैं और कैसे उनसे निपटते हैं, कैसे उनका समाधान करते हैं, कैसे उससे जूझते हैं और कैसे उससे आगे निकलते हैं। एक समय ऐसा था कि जब जो स्वयंसेवक होते थे और वो किसी संस्थान में, मीडिया संस्थान में, पत्रकारिता संस्थान में होते थे, तो वो अपने को उजागर नहीं करते थे कि वो स्वयंसेवक हैं। वो थोड़ा सा छुपते थे, अपने को प्रत्यक्ष रूप से ऐसा बताने से संकोच करते थे कि वो स्वयंसेवक हैं या संघ से जुड़े हैं वगैरह वगैरह। लेकिन
1978 में जब आडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री बने और फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा और अपने लोग आए वगैरह वगैरह, तब ये थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं हम स्वयंसेवक हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, और उसमें दिक्कत भी आती है और अभी भी आती है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि अगर कोई सच्चा स्वयंसेवक है और परिपक्व पत्रकार है तो उसके सामने संस्थान के अंदर बहुत कम दिक्कतें आती हैं। जो विघ्न संतोषी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो अमर्यादित ढंग से या किसी भी प्रकार से वो आपके सामने तमाम विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं 2 लोगों के उदाहरण देता हूं कि अगर सच्चा स्वयंसेवक है और परिपक्व पत्रकार है तो बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था और हम आगरा में थे उस समय, और बाय द वे जो आज अखबार के मालिक हैं श्री शार्दुल विक्रम गुप्त जी, बनारस काशी, उनसे ऐसे ही बात हो रही थी। वो आए हुए थे दिल्ली से, आज वहाँ अपने आगरा ऑफिस आए हुए थे। तो बातों बातों में उन्होंने एक बात मेरे सीनियर से कही। मैं तो सुन रहा था, मैं छोटा सा था तो मैं सुन रहा था, बहुत जूनियर था मैं, लेकिन था तो 2-3 सीनियर्स थे। तो बातों बातों में उन्होंने कही कि देखो मैं तो तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ और मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी है, मतलब पूरा कांग्रेसी थे सारा। अभी तो उन्होंने कांग्रेस जो उनकी सारी प्रॉपर्टी पे कांग्रेस के दफ्तर थे, गांधी जी सेवा उपवन जो उनका बंगला होता था वहीं आके रहते थे। उनके जो नाना जी थे वो कांग्रेस के लगातार बहुत लंबे अरसे तक कोषाध्यक्ष रहे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं बुनियादी तौर पर तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ और विचारधारा से कांग्रेसी हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि कोई आने वाला जो जर्नलिस्ट है जिसने आवेदन किया है, इंटरव्यू दिया है वगैरह वगैरह, और उसके बारे में अगर ये पता लगता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, ये बात मैं आपको 1986-87 की बता रहा हूँ, 86-87 आगरा, तो मैं अपने संपादक से कहता हूँ कि इसको तत्काल रख लो, तुरंत रख लो। ये उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए भले ही विचारधारा का टकराव हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर वो सच्चा स्वयंसेवक है और अच्छा पत्रकार है, उसने अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, वो संस्थान के प्रति प्रतिबद्ध होगा। वो अगर शिफ्ट इंचार्ज होगा, अखबार समय से निकलेगा। वो अगर शिफ्ट इंचार्ज होगा, अखबार में गलतियां कम से कम होंगी। वो कभी भी आपसे वो उनका ये लाल झंडे वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संघ का स्वयंसेवक कभी भी जिस थाली में खाएगा उसमें छेद नहीं करने वाला होता है। उनका आचरण, उनका चरित्र बहुत उच्च कोटि का होता है, ऐसा उनकी धारणा थी। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं अपने संपादक से कहता हूँ बनारस में कि कभी भी अगर तुमको पता लगे कि पृष्ठभूमि से संघ का स्वयंसेवक है, इसको जरूर रखो। ये कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी, बहुत बड़े कांग्रेसी थे। और दूसरा, मैं अपने जिनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का अवसर मिला, श्रीमान विनोद कुमार शुक्ल जी, लखनऊ में मैं उनके साथ था लंबे समय तक, जागरण में हमारे स्थानीय संपादक थे। तो वो उन्होंने भी इसी बात को दोहराया, प्रकारांतर से दोहराया, इसी बात को दोहराया। वो भी कोई राइट विंगर नहीं थे, वो कोई लेफ्ट विंगर भी नहीं थे, और कोई वो, लेकिन बहुत अच्छे प्रबंधक थे, बहुत उच्च कोटि के प्रबंधक थे, और बहुत अच्छे संयोजक थे, और खबर की समझ रखते थे बहुत अच्छी, और बड़े बड़े संपादकों से ज़्यादा खबर की समझ रखते थे। वो भी यही बात कहते थे, और कि अगर संघ का कोई स्वयंसेवक है तो वो जरूर निश्चित तौर पर जो है वो अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा। तो ये देखिए धारणा है, ये धारणा है। तो कई बार होता ही है ना कि जो हमारे बहुत से स्वयंसेवक साथी जो है ना थोड़ा जल्दबाजी में है, पहले भी थे जल्दबाजी में या जल्दबाजी में रहते हैं। हम लोग जब शाखा की वर्किंग में थे तो शाखा लगाते थे, तो कई ऐसे साथी थे, स्वयंसेवक थे, जो हर 3-4 महीने बाद कहते थे कि 2 साल हो गए शाखा में आते आते, हिंदू राष्ट्र बनेगा कब। बहुत जल्दबाजी में थे, बहुत शीघ्रता में थे वो, बहुत सारे लोग। मेरे पिताजी के पास बहुत से लोग आया करते थे, तो वो बहस करते थे कि त्रिपाठी जी बाकी सब ठीक है ना, आप देखिए ना कि आप 1925 से काम कर रहे हैं, ठीक है, और 50 साल हो गए, ये इमरजेंसी के बाद की बात की है ना, 52 साल हो गए, 53 साल हो गए,
मतलब नेकर घिस गया कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा कब। तो अब उनको तरह तरह समझाया जाता था कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, अरे भाई हिंदू राष्ट्र है वगैरह वगैरह, लेकिन वो चाहते थे ना, मतलब वो बहुत जल्दबाजी में है कि आज हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो बहुत से, तो मैंने ऐसा महसूस किया है अपने कार्यस्थल के अनुभव के आधार पर कि हमारे जो पत्रकार स्वयंसेवक बंधु जल्दबाजी में हैं, जल्दबाजी में उनके साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है? तो ऐसे होती है कि हम शिफ्ट इंचार्ज थे और हमारे एक साथी थे, वो हमारे 3rd मैन या 4th मैन थे, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यालय प्रभारी रहे, अच्छे स्वयंसेवक थे। और तो मैं ये ब्रोमाइड का सिस्टम था, कई लोग होंगे ना जब कटिंग, ब्रोमाइड कटिंग, पेस्टिंग से अखबार निकलता था, तो मैं फ्रंट पेज और कैरी ओवर का पेज बनवा रहा था। तो सीताराम येचुरी का एक बयान था, मैं भूल रहा हूँ क्या बयान था, सिंगल कॉलम था, तो हम पन्ने दोनों लगवा रहे थे, तो वो मेरे बगल में खड़े थे, तो मैं येचुरी जी का वो लगवा रहा था बयान। तो उन्होंने मेरे कान में कहा धीरे से कि भाई साहब येचुरी काहे लगा रहे हैं? उनका क्यों? कहा कम्युनिस्ट है। तुमने कहा क्यों, इसमें क्यों नहीं लगना चाहिए, उसका बयान है। और तब येचुरी शायद जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, कुछ और थे अपनी पार्टी के, लेकिन पोलित ब्यूरो मेंबर थे। तो अब ये जो दृष्टि है, आप लोग समझ रहे होंगे, सब यहाँ सब प्रबुद्ध लोग हैं, कि मतलब ये इस तरह की जल्दबाजी जो है ना कि काटो। संघ तो कभी काटने में विश्वास नहीं करता है, संघ तो बीजारोपण पर विश्वास करता है। मेरे पिताजी कहते थे संघ कभी भी खंडन और मंडन पर विश्वास नहीं करता है, विखंडन पर विश्वास नहीं करता है। संघ तो एक छोटी लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींचने का काम करता है। तो जो स्वयंसेवक जो कैंची लेकर के अखबार में काम करता है, कटिंग, अब वो बॉस की डांट खाता है। अच्छा, एक और है, एक समग्रता में दृष्टि की बात है। आप अगर अपने पाठक को, भले ही वो 100% स्वयंसेवक हैं, आप अपने पाठक को, भले ही वो 100% स्वयंसेवक हैं, अगर आप दूसरी विचारधारा की बात उस तक नहीं पहुंचाओगे, तो वो कैसे वो जो प्रबुद्धता की का जो परसेंटेज है वो कैसे ऊपर होगा? आप तो कूप पंडूक होकर के रह गए ना। आपने अगर मार्क्स को नहीं पढ़ा, अगर आपने दास कैपिटल को नहीं पढ़ा, अगर आपने नंबूदरीपाद और बीटी रणदिवे के अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़े, तो फिर आप काउंटर कैसे कर सकते हो? कैसे काउंटर कर सकते हो? वो कोई निषेध थोड़ी है ना। वो ये कैसे बात है? मैं प्रयाग में था, जब थोड़े समय के समय लिए मैं प्रयाग में था, हमारे संभाग प्रचारक श्री कृष्णदास माहेश्वरी जी थे, तो वो समय हदीस पढ़ रहे थे। दास जी सब लोग कहते थे, कुछ लोग जानते होंगे। तो वो हदीस पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि दास जी आप हदीस क्यों पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर हम हदीस नहीं पढ़ेंगे तो हम उनकी कमजोरियों को समझेंगे कैसे, ठीक है ना। और जो कमजोरी से स्पेस मिलता है या जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको हमारे स्वयंसेवक भरने का काम कैसे करेंगे? क्योंकि आपका काम यही है ना कि आपको जहाँ वैक्यूम मिलता है, अगर, और वैक्यूम हमेशा कमजोरी से क्रिएट होता है, तो आप स्पेस लो। आप छोटी लाइन के आगे छोटी पंक्ति के आगे बड़ी पंक्ति खींचो, क्यों खंडन मंडन में रहिए? देखिए, अभी किसी ने कहा कि हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। उस समय परिचय हो रहा था, मैं पीछे बैठा था, तो माफ़ करिएगा, गुस्सा मत होइएगा। हमारी कोई बहन जी थी, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। मैंने मन में सोचा, हम क्या हैं? हम परतंत्र पत्रकार हैं। अरे, हम भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो ये क्या बात? हम पत्रकार हैं, स्वतंत्र परतंत्र क्या होता है? मैंने अपने अखबार से हटवा दिया। आप देखिए ना, उसमें लिखते हैं यह स्वतंत्र टिप्पणीकार है। तुमने कहा कि हम क्या है? हम परतंत्र हैं। अरे, सब स्वतंत्र हैं भाई, ये क्या बात होती? अच्छा, परंपरा चली आ रही है। अभी आपने, किसी ने एक विषय उठाया कि मतांतरण और वर्सेस धर्मांतरण, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मुझे दूसरे समाचार पत्रों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दैनिक जागरण एकमात्र नहीं, लेकिन दैनिक जागरण ऐसा समाचार पत्र है जो मतांतरण ही प्रयोग करता है। लेकिन देखिए, पढ़ने लिखने की बड़ी दिक्कत हो गई है, तो स्वयंसेवकों के साथ भी और पत्रकारों के साथ भी। जब अशोक जी ने कहा ना, पढ़ना लिखना का मोरा रिसर्च नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप क्षमा करेंगे कि जब अभी ये जो मतांतरण वाला कानून और ये सब बना,
तो उस दौरान मतांतरण शब्द का, पहले मतांतरण शब्द का कभी कभी यूज हो जाता था, प्रयोग हो जाता था, तो लोगों को क्लिक नहीं करता था। लेकिन जब ये मतांतरण कानून वगैरह वगैरह सब जगह मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा वगैरह वगैरह बनने लगा, मतांतरण ज़्यादा छपने लगा, तो मेरे पास मैसेज आने लगे, आप धर्मांतरण क्यों नहीं लिखते हैं, आप मतांतरण क्यों लिखते हैं, है ना। और उनमें से मेरे ख्याल से शायद 90% स्वयंसेवक बंधु थे। तो खैर, हमको जिन जिन बंधुओं ने भेजा, तो स्वयंसेवक बंधु अगर भेजते थे कि आपके अखबार में धर्मांतरण की जगह मतांतरण लिखा जा रहा है, ये अनुचित है, गलत है, तो मैं उनसे कहता था प्लीज़ थोड़ा समय निकालो, परम पूज्य गुरु जी की जो विचार नवनीत है उसको पढ़ो। मैं यही जवाब देता था, 3-4 लाइन का, कि प्लीज़ पढ़ो, और उसके बाद जब हमें कन्विंस कर लेना तो हम मतांतरण की जगह धर्मांतरण छापना शुरू कर देंगे। ऐसे ही मैं एक, चूंकि मुझे खल रहा है थोड़ा सा, तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जो शब्द प्रयोग होते हैं और बहुत सावधानी पूर्वक किए जाने चाहिए, और इनका बड़ा, ये मैं सोशल मीडिया जो शब्द प्रयोग है इससे बिल्कुल कतई असहमत हूँ। ये जो सोशल मीडिया है, तो क्या मैं एंटी सोशल मीडिया हूँ? मैं एंटी सोशल हूँ, है ना? आप एंटी सोशल हैं सर? ये सोशल मीडिया का शब्द होता है, और जब हमारे स्वयंसेवक बंधु सोशल मीडिया शब्द प्रयोग करते हैं मुझे खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मैं अपना तर्क दे रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, आप सहमत और असहमत होते रहिएगा। हम अखबार में हैं तो हम किस मीडिया में हैं? प्रिंट मीडिया में हैं, ठीक है ना। आप अगर टीवी में हो तो आप विजुअल मीडिया में हो, आप अगर डिजिटल में हो तो डिजिटल मीडिया में हो, तो आप उसको इंटरनेट मीडिया कहो, आप उसको डिजिटल मीडिया कहो, आप वो इंटरनेट का मीडिया है भाई। कागज में छपता है तो प्रिंट मीडिया हो गया, दिखता है तो विजुअल हो गया, और इंटरनेट के माध्यम से तो इंटरनेट मीडिया हो गया। जो अंतरजाल, आप अंतरजाल मीडिया बोलो, हिंदीकरण करना चाहते हैं अगर आप। सोशल मीडिया क्यों बोलते हो यार? आप सोशल मीडिया और हम क्या है? एंटी सोशल मीडिया है ना। मैं इसका प्रतिरोध करता हूं। ऐसे ही मैं एक और शब्द कहता हूं, कई बार हमारे स्वयंसेवक जब उसका प्रयोग करते हैं मुझे बहुत खराब लगता है। जब ये श्रीमान कोविड महोदय आए तो WHO की कुछ वो आई मर्यादाएं, व्यवस्थाएं आई, मैंने बहुत बहस लगाई। तो उसमें ये आई कि साहब आप सोशल डिस्टेंसिंग का वो करें, पालन करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग, अब वो सोशल डिस्टेंसिंग का हिंदीकरण हो गया सामाजिक दूरी। इसमें कोई अनुचित नहीं है, अनुवाद की दृष्टि से तो बहुत अद्भुत है, ठीक है, अच्छा है। हमने अपने अखबार में कहा कि ना, पहले दिन से कहा सामाजिक दूरी कैसे हो सकती है? शारीरिक दूरी हो सकती है। आप 6 फीट 2 फीट 6 फीट की सामाजिक दूरी कैसे हो सकती है? सामाजिक दूरी तो भेद विभेद से होता है, विचारधारा से होता है, शायद जाति से होता है, जिसे मैं नहीं मानता बिल्कुल। अब सामाजिक दूरी कैसे? और किसी के मन में, मैंने अभियान चलाया व्हाट्सएप पर, जहां जहां अभियान चलाया, चलते रहे, ठीक है, अपना काम करना चाहिए, स्वयंसेवक हूं। मेरे पिताजी स्वयंसेवक थे, तो तृतीय वर्ष थे बहुत पहले से, तो मैं बहुत छोटा था, तो वो बहुत से लोग, सब लोग आया करते थे, जाया करते थे। तो कई बार वो कहते थे जहां पर रहो वहां पर शाखा लगाने की स्थिति में रहो। अक्सर ये वाक्य मैं उनसे सुनता था, जहां पर रहो वहां पर शाखा लगाने की स्थिति में रहो। तो धीरे धीरे, हमने कभी उनसे पूछा नहीं कि आपके इस वाक्य क्या मतलब है, कभी नहीं पूछा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया, धीरे धीरे समझ में आ गया कि जहां पर रहो वहां पर शाखा, जहां पर रहो वहां पर कभी भी शाखा लगाने की स्थिति में रहो। अगर आप किसी अखबार के दफ्तर में हो तो कोशिश मंद हो, प्रयास पूर्वक, कम से कम इतने लोग तो हों कि एक मुख्य शिक्षक हो जाए, एक ध्वज लगा दे, एक सामने कारवा प्रणाम लेने के लिए हो जाए, एक प्रार्थना करा दे, और 3 अग्रसर हो जाए। इतने तो अखबार के दफ्तर में होने चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी कॉलेज के प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए। मैंने बाद में सोचा, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर ये बात लागू की थी। उनके कॉलेज में उन्होंने, अब बाकी क्या बताएं, मैं अंडरस्टूड है, आप लोग समझ रहे हैं ना कि वो व्यवस्था का प्रश्न है, तो कि वो उन्होंने इतनी कॉलेज में व्यवस्था कर रखी थी कि वो जब भी जरूरत हो वो शाखा लगाने की स्थिति में तो और अच्छी अच्छी संख्या होती। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, जहाँ भी रहिए शाखा लगाने की स्थिति में रहिए, शारीरिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर या ऑब्लिक मानसिक स्तर पर। और अगर आप एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, मैंने बताया ना कि वो आज अखबार के जो मालिक थे, आप मतलब अगर आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं तो आप अखबार समय से छोड़ेंगे,
आप गलतियां कम करेंगे, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो संघ का स्वयंसेवक होता है उसका सर्वांगीण विकास होता है। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, क्या वो एकजुट होकर कानूनी सुरक्षा की मांग करें, ताकि हमें जिस तरीके से सरकारी अधिकारियों को 186 सेक्शन मिला हुआ है, इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उन्हें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मिला हुआ है, तो क्यों ना हम लोग पत्रकारों को भी ऐसी प्रोटेक्शन कुछ दिलवाया जाए, प्रोविजन हो। देखिए, पत्रकार कभी दिखना नहीं चाहिए, हम दिखने की वस्तु नहीं है, ठीक है ना, हम पढ़ने समझने की वस्तु है। अब मैं कई बार देखता हूँ, मतलब क्षमा करें जो है ना, आजकल तो कितने पत्रकार पैदा हो गए। अभी मैं गया लखनऊ, किसी के पास बैठा था, नहीं सॉरी, मथुरा, जागरण का फोरम था, तो एक सज्जन आए और वो एक डंडी लिए थे, डंडी जैसी थी, ठीक है, और उस पर एक मोबाइल ऐसे फिक्स था, ऐसे ऐसे लिए घूम रहे थे, और उस पर एक हाथ में माइक लिए हुए थे, और लोग लालायित हो रहे थे उनसे बात करने के लिए। और उस कार्यक्रम का समापन जो है, एक वहीं के मथुरा के ही विधायक हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने भी बड़े मतलब मैंने कहा कि कौन सी पत्रकारिता है ना, तो आप जब दिखोगे तो आपके साथ सब ये होगा। आपको दिखने की आवश्यकता क्यों है ना, क्यों है? और मैंने आपको बताया कि वो एकदम उसके जो भी संबोधित कर रहा है उसके बिल्कुल सामने जाकर के नोटबुक लेकर के और ऐसे नोट करते हैं। अच्छा पत्रकार तो कभी नोट ही नहीं करता, कभी नहीं नोट करता, यहाँ आता है, यहीं से एंगल बनता है, ठीक है ना। सवाल ये है कि आपने कहा ना भाई, एक मनुष्य होने के नाते और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको आप ऐसे किस कानून की कल्पना करते हैं कि आप शाहीन बाग जैसी परिस्थितियों में जाएंगे और आपको मंच तक जाने की अनुमति मिलेगी और आपको कुछ बाल बाका नहीं होगा? आप ऐसे किस कानून की कल्पना करते हैं? मैं तो नहीं करता, ठीक है ना। आप कैसे करते हैं ना भाई? वो जो आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बात की वो अलग है, आपके लिए प्रेस काउंसिल है, ठीक है ना। आप अगर योद्धा की तरह व्यवहार करोगे, आप अगर एक एक्टिविस्ट की तरह व्यवहार करोगे तो कूटे जाओगे। तो वो तो राजदीप के साथ भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर हुआ था। और आप अपना चुपचाप काम करो एक मौन साधक की तरह। मुझे 12 जुलाई 1982 से इस पेशे में हूँ। पहले दिन अखबार के दफ्तर में घुसा था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस यहाँ की जो दिल्ली सरकार है, इसने मुझे थोड़ा जो उनकी विधानसभाओं की तमाम समितियाँ होती हैं ना, उनके जरिए बुला करके अपमानित करने का उन्होंने काम किया। ठीक है, चलो ये जीवन का एक अंग है। होता यह है कि जो आप कह रहे हैं ना, ये दिक्कत इसलिए आजकल है, और ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कम है, लेकिन जो आजकल जो आंदोलन हो रहा है वहाँ ज़्यादा हो रहा है। और उसका कारण ये होता है कि दरअसल कारण रिपोर्टर नहीं होता, कारण वो एंकर और चैनल के मालिक होते हैं। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे स्टूडियो में मैं किसी किसान नेता को बुला रहा हूँ, मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। वहाँ से वो जाएगा तो वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगा, या मैं उसको एक्सपोज करूँगा, कुछ करूँगा, वो बहसा बहसी जो होती है। तो अभी क्या होता है, चाहे सुदर्शन टीवी हो, चाहे जी टीवी हो, या बहुत हद तक दूरदर्शन भी, जब हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो एंकर को तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि एंकर स्टूडियो में है, सुरक्षित माहौल में है। एंकर अगर लोकेशन से प्रोग्राम करने जाएगा तो दिक्कत होगी, पर रिपोर्टर को दिक्कत होती है क्योंकि रिपोर्टर का माइक हाथ में होता है। और ये समस्या बहुत सारे रिपोर्टर के साथ आई। किसान आंदोलन में हमारे भी जब रिपोर्टर जाते थे, क्योंकि उनको पता है, देखिए होता क्या है कि आंदोलनकारी सारे चैनल देख रहे होते हैं, उनको पता है कौन सा चैनल क्या कर रहा है। रवीश कुमार शाहीन बाग में जाते हैं तो उनके लिए शाहीन बाग बिल्कुल खुल जाता है, वो बीच में रिपोर्टिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर दीपक चौरसिया और अगर सुधीर चौधरी जाते हैं तो वो उनको वहाँ पर मारपीट कर भगा देते हैं। वो जहाँ आंदोलन चल रहा है उससे वो जो है 10 फुट आगे पुलिस के बैरिकेड में उनको प्रोग्राम करना पड़ा। तो ये दिक्कत रिपोर्टर के साथ होती है, जैसा रिपब्लिक की रिपोर्टर के साथ हुआ, जी के रिपोर्टर के साथ हुआ। लेकिन तो ये डिफरेंस है प्रिंट और दूसरा रिपोर्टर और टेलीविज़न में भी रिपोर्टर और एंकर का ये चुनौती तो है। लेकिन इसका समाधान कोई कानून नहीं है, इस बात में मैं सहमत हूँ। कानून बना के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, शारीरिक रूप से किसान आंदोलनों, शाहीन बाग ऐसे आंदोलनों में ये रिपोर्टर की चिंता की विषय हो सकता है। रिपोर्टर को वहाँ सावधान रह के जाना चाहिए, उसकी सुरक्षा खतरे में होती है। कई किसान आंदोलन के दौरान कई पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नागेंद्र जी को मंच की ओर
आमंत्रित करता हूँ जल्दी से आएँ और अतिथि का सम्मान करें। सबसे पहले अशोक श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने 6 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर 1992 की अयोध्या रिपोर्टिंग से लेकर अभी तक के घटनाक्रमों का इतना सजीव चित्रण किया कि हम लोगों के लिए वाकई वो हमेशा एक प्रेरणास्पद बनी रहेगी। विष्णु सर के शब्दों में, स्वयं प्रेरणा से जो लोग प्रेरित होकर पत्रकारिता में आते हैं वही असली पत्रकार हैं, और ये सच है विष्णु सर। अंत में विष्णु सर की जो स्पीच है वो अंत तक हास्य और ह्यूमर से भरी रही, और उन्होंने आखिर में विनम्र आक्रामकता को अपनाने की हम लोगों को सलाह दी है। बहुत धन्यवाद विष्णु सर और अशोक सर। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ कल्याण मंत्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।